इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। धरती की धड़कन सुनता किसान, मौसम से करता रोज संवाद, सूरज संग उठता है हर दिन, मेहनत ही उसका सच्चा प्रसाद। बीजों में उम्मीदें बोता, पानी में सातों को सपनों को सींचता, आंधी बारिश धूप सहकर हर मुश्किल में आगे बढ़ता। खेत उसके मंदिर जैसे, हल उसकी पहचान है, मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर पूरे जीवन का सम्मान है। जब लहराएं फसलें खेतों में, चेहरे पर मुस्कान खिलती है, किसान की मेहनत से ही तो हर घर की थाली सजती है। ना सोने की चाह, ना चांदी का मान, बस हरियाली रहे, खुश रहे किसान। धरती माँ का सच्चा बेटा, भारत की असली पहचान। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ही स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों, बहनों और तमाम श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और आज मैं हूँ आपके साथ सपना सोनी और मैं हूँ शिव कुमार धुर्वे। तो स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। सपना बहन, आपको हमारी राम राम। राम राम शिव कुमार भैया। और सपना बहन बताइए, आज क्या क्या लेकर आए हैं आज के कार्यक्रम में? बिल्कुल भैया, देखो खेती तभी बनेगी मजबूत और लाभकारी जब पशुपालन बने किसान की जिम्मेदारी। पशु है खेती की ताकत, समृद्धि का आधार, इनकी सही देखभाल से खुशहाल हो परिवार। तो इसी से संबंधित हमारी आज की बात होगी पशुओं पर आधारित खेती, आवश्यकता, महत्व और लाभ इस विषय पर। और चर्चा करेंगे गर्मियों में बढ़ते तापमान से पशु शेड में प्रबंधन इस विषय पर। बिल्कुल, साथ ही होगा हमारा मेहमान क्रम ग्राम मेहता, तहसील घनसोर, जिला सिवनी के युवा प्रगतिशील किसान अर्जुन वर्मन से भिंडी और लौकी की फसल पर शिव भैया की बातचीत भी होगी। साथ ही होगा हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन लोकगीतों के माध्यम और से। बहुत कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी होंगे। साथ ही आज की बात शुरू करते हैं, उसके पहले सपना बहन ये सुनते हैं लोकगीत। बिल्कुल। अरे केले कछारे की कारी नारी, जय हो। अरे केले कछारे की कारी नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। केले कछारे की कारी नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। कछारे की कारी ओ नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे सोंधी सोंधी रे मोहे सोए रही। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही रे। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे सोए रही, अरे सोए रही। आहा केले कछारे की कारी नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। केले कछारे की कारी नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी नारी, सोंधी सोंधी मोहे सोए रही। अरे केले कछारे की कारी। किसान भाइयों, अभी आपने ये गोंडी लोकगीत अड़कू प्रसाद सरनकर की आवाज़ में सुना। अब बात करते हैं हमारी आज की बात से जुड़ जाते हैं सपना बहन। बिल्कुल। जिसमें बात कर रहे हैं पशुओं पर आधारित खेती, आवश्यकता, महत्व और लाभ पर। बिल्कुल। किसान भाइयों, पशुओं पर आधारित खेती वह प्रणाली है जिसमें कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि को शामिल किया जाता है। यह खेती का एक महत्वपूर्ण अंग है, खासकर भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, पशु आधारित खेती की आवश्यकताएं उचित नस्ल यानी कि अपनी खेती बाड़ी हो या पशुपालन उच्च उत्पादकता के लिए अच्छी नस्ल का चयन जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही किसान भाइयों, हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित आहार पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए आवश्यक है। और पशुओं के लिए साफ, हवादार और सुरक्षित शेड होना चाहिए।
और पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित देखभाल, टीकाकरण, साफ सफाई और समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह भी जरूरी है। किसान भाइयों, इसके साथ ही पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता भी जरूरी है। स्वच्छ और पर्याप्त पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। किसान भाइयों को पशुपालन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, बात करते हैं पशु आधारित खेती का महत्व की। आय के लिए अतिरिक्त स्रोत होना चाहिए, जैसे दूध, अंडा, मांस बेचकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। साथ ही जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। पशुओं का गोबर खेतों के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, कृषि कार्यों में सहायक हमारे बैल, पशु जो खेत जोतने और परिवहन में मदद करते हैं। हालांकि अब मशीनें भी आ गई हैं। पोषण सुरक्षा होती है, जैसे दूध, अंडा और मांस से प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इससे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होता है। बिल्कुल। इसके साथ ही किसान भाइयों, पशु आधारित खेती से जोखिम कम होता है। जैसे यदि फसल खराब हो जाए तो पशुपालन से आय बनी रहती है, किसान को आर्थिक सहारा देता है। यह खेती को अधिक सुरक्षित बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने में सहायक होती है। पशु आधारित खेती भारतीय कृषि की रीढ़ होती है। पशु आधारित खेती करोड़ों किसान के साथ पशुपालन करते हैं। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत जैसे जैविक उत्पाद पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैविक खाद मिट्टी की जलधारण क्षमता और पोषक तत्वों को बढ़ाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस का उपयोग खाना बनाने और बिजली उत्पादन में किया जाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही दूध उत्पादन और पशुपालन में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, पशुओं पर आधारित खेती के लाभ के बारे में। आर्थिक लाभ की बात करें तो प्रतिदिन आय का स्रोत कम भूमि में भी संभव हो जाता है। कम निवेश में अच्छा लाभ मिलता है। दूध और दुग्ध उत्पादों की हमेशा मांग बनी रहती है। कृषि लाभ जैसे खेतों के लिए जैविक खाद मिलती है। फसल अवशेष पशुओं के चारे के रूप में उपयुक्त होते हैं। खेत और पशुपालन एक दूसरे का सहारा देते हैं। पर्यावरणीय लाभ भी बहुत हैं। रासायनिक खादों को बहुत फायदा होता है और मिट्टी और जल प्रदूषण में कमी आती है। जैव विविधता का संरक्षण बढ़ता है। सामाजिक लाभ, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। परिवार की पोषण स्थिति बेहतर होती है और पशुपालन के प्रमुख प्रकार जैसे डेयरी पशुपालन, गाय और भैंस पालन से दूध उत्पादन भी बढ़ता है। बकरी पालन कम लागत और जल लाभ देने वाला व्यवसाय है। मुर्गी पालन अंडा और मांस उत्पादन के लिए लाभकारी है। भेड़ पालन अन्न, मांस और के लिए उपयोगी। मछली पालन कृषि के साथ तालाब आधारित अतिरिक्त आय। इसके साथ ही पशुओं का आधारित आधुनिक खेती। बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा भैया। और आज किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे हरा चारा उत्पादन, साइलेज निर्माण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान, डेयरी मशीनों का उपयोग, मोबाइल ऐप द्वारा पशु स्वास्थ्य जानकारी। इससे उत्पादन और लाभ दोनों बढ़ रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र प्राकृतिक खेती के प्रमुख स्तंभ है। इसके उपयोग से किसान कम लागत में अच्छी और सुरक्षित फसल प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं पर आधारित खेती आज के समय की आवश्यकता है। यह केवल आय का साधन नहीं बल्कि टिकाऊ और सुरक्षित कृषि की प्रणाली का आधार है। बिल्कुल। पशुपालन से किसान आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और ग्रामीण विकास को गति मिलती है। यदि किसान खेती के साथ पशुपालन को अपनाएं तो उत्पादन भी, लाभ भी होता है और सपना आसानी से पूरा किया जा सकता है। खेतों की हरियाली और पशुओं का साथ, जिससे किसान की खुशहाली का यही है असली मार्ग। फसल और पशुपालन जब चलते हैं साथ तभी मजबूत बनता है गांव और किसान का हाथ। तो यही थी हमारी आज की बात। और अब जुड़ते हैं शिवभैया मनोरंजन से और सुनवाते हैं ये लोकगीत। जाती रे लाल बन सोए ना पंखा लगा के उड़ जाती रे लाल बन सोए ना पंखा लगा के उड़ जाती रे लाल बन सोए ना पंखा लगा के उड़ जाती रे
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और इस संदेश के बाद आइए जुड़ते हैं हम हमारे आज के मेहमान क्रम से। ग्राम मेहता, तहसील घनसोर, जिला सिवनी के युवा प्रगतिशील किसान अर्जुन बर्वन से भिंडी और लौकी की फसल पर शिव भैया की बातचीत। आइए सुनिए। सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से अर्जुन भैया आपको हमारी राम राम। जयराम जी की जी। अर्जुन भैया, हम आपके खेत में खड़े हैं और देख रहे हैं कि जायद के मौसम में भिंडी की फसल लगाई हुई है और साथ में लौकी भी दिखाई दे रही है।
तो सबसे पहले ये बताइए, भिंडी की फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी कैसे किए थे? सर जैसे आप धान लगाते हैं और जैसे बर्फीली जमीन है मतलब, तो जैसे आपने कुछ लगाए हुए नहीं है तो उसकी तैयारी आप करके आप बेड में भी लगा सकते हैं, प्लस मतलब कि सिंपल जमीन में भी लगा सकते हैं ड्रिप बिछा के। और आप घार कटवा के मतलब कि बहुड़ा पानी भी दे के भी लगवा सकते हैं, दोनों उसका उपचार है। सर जैसे मैंने ड्रिप पे लगाया हुआ हूँ तो ड्रिप की दूरी रहती है 3 फीट। अच्छा। तो दो दाने जैसे अगर ड्रिप आपने बिछा दी सिंपल में, उसमें कोई बेड नहीं बनवाना, कोई जैसे कुछ भी नहीं कराना सर, तो सिंपल जमीन में मतलब जुताई बखराई करवा के, जुताई बखराई हो गई अपनी और घार मतलब कि बखर चलवा, लेकिन ट्रैक्टर चलवाना उसमें सही नहीं रहता क्योंकि सर जमीन बैठती है उस पे। अच्छा, ये बैल है। से, जी बैल से बहुत अच्छा रहता है कि अपने जो पहले अपन ने जुताई कराए फिर जलाई करवाए, उसके बाद अगर जैसे बड़े बड़े डीमे भी निकल गए तो हल्का सा अपन ने नोजल फंसाए, हल्का हल्का पानी दे दीजिए और 5 दिन रुक जाए, ये पूरे जो बड़े बड़े डिमले रहते हैं वो पूरे बगर जाते हैं, फिर उसके बाद बखर चलवाइए आप तो पूरी जमीन सिंपल हो जाती है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भिंडी की फसल अभी लगभग कितने दिन की हो गई है? सर देखिए भिंडी तो जनवरी से स्टार्ट हो जाती, प्लस उस समय रहती ठंडी, आप सितंबर में भी लगा सकते हैं, अक्टूबर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि जमीन से रहता है। अगर जैसे आपकी भरेल जमीन है, मोटवर जमीन है तो आप उस समय नहीं लगा सकते। आपकी अगर बर्रोटी जमीन है मतलब कि लाल मिट्टी है तो आप जनवरी में लगा सकते हैं क्योंकि वो गर्मी देती है नीचे से, और जो भरेल जमीन होती है, काली मिट्टी होती है, वो बहुत ज्यादा ठंडा आती है, इसलिए आपको फरवरी के ही बाद लगाना चाहिए। मतलब ऐसा है किसान भाई, आप लोगों से सीख सकते हैं, अर्जुन भैया जिस प्रकार खेती कर रहे हैं वैसा लगाना चाहिए। अच्छा, बेहतर उत्पादन लेने के लिए कौन सी भिंडी की बीज लगाए आपने? सर ये रात का एडवांट का है, सबसे बेटर भी समझ में मेरे को तो यही आता है जो मैं लगा रहा हूँ, मतलब बचपन से यही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और लौकी के इसमें? लौकी के सर मतलब बीज के हिसाब से तो ये मतलब जितने भी बीज आते हैं सर हाईब्रिड करके दुकान से ही लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, लोकल लेने से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, अगर अगर जैसे आप लौकी ले रहे हो तो मतलब कि उसमें आती है 4 फीट 5 फीट की लौकी भी आती है, लेकिन अपन को चाहिए ओनली 1.5 फीट की बस लास्ट। अच्छा, 1.5 फीट की वो आती 555 की, दुकान में जाके जैसे लेते भी 555 दे दीजिए आप, तो वो आती 1.5 फीट की। क्या उसका मार्जिन ये रहता है कि वो 1.25 किले 1.5 किले की होती है, मतलब अपने साथ कटिंग होती है। और जैसे अपन ने 4 फीट की या 5 फीट की मार्केट में लेके जाएंगे तो रेट तो वो ही मिलेगा, वजन तो ज्यादा मिलेगा लेकिन लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अच्छा, ये है, मतलब सही अनुभवी किसान हो आप। अच्छा, ये बताइए, जैसे भिंडी में देख रहे हैं हम कहीं कीड़े और पीलापन की समस्या भी बहुत आती है, तो इसके निदान के लिए क्या करते हैं आप? सर इसके लिए क्या होता है, जैसे अगर आपके पास राख की व्यवस्था है, जैसे पौधा अपना 25 दिन का हुआ या 20 दिन का हुआ, आपके पास राख की व्यवस्था है तो एक आता है फॉलीडाल, एक आता है बिस्कन्या। तो आप जैसे 5 किलो राख में आपको 1 केजी फॉलीडाल मिलाना है या बिस्कन्या मिलाना, राख की व्यवस्था है तो आप सब में मतलब की बोरी से, या तो जैसे ये की बोरी आती है प्याज की, या तो ये बड़े दाने की बोरी आती है, मतलब उसमें भर के आप हल्का हल्का से उड़ा दीजिए, या हाथ से भी उड़ा सकते हैं या बोरी से ही उड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। या भुनगी लग गई है या माहू लग गई है, फिर उसके लिए कैलडान पाउडर आता है, वो आता है मतलब 5 पंप का रहता है वो। ये कहना चाहूंगा अर्जुन भैया, जो दवाइयाँ आप डाल रहे हैं या बता रहे हैं हमारे किसान भाइयों बहनों को? सर मैंने तो ये अपना खुद का अनुभव किया हूँ, मैंने किसी से नहीं पूछा। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, बहुत अच्छी अनुभव की बात है। अच्छा, और ये बताइए, जैसे पारंपरिक खेती फसलों के साथ साथ सब्जी वर्गीय उत्पादन में ही रुचि ले रहे हैं आप, इसके बारे में बताइए। सर जैसे आप आधा एकड़ मैं लगाता हूँ भिंडी 1 केजी हर साल। अच्छा, 1 केजी भिंडी में अगर उत्पादन की सर अगर बात अपन लोग कर लेते हैं तो आप मतलब एक दिन छोड़ के आड़े दिन में मतलब आपको 1.5 से 2 क्विंटल मतलब निकल जाती। अच्छा, ये तो मानिए मतलब 1 केजी भिंडी आपने लगाए 2 क्विंटल तो आड़े दिन में निकलना ही निकलना है। और लेकिन इसका रख रखाव यही है कि मतलब आपको 8 दिन के 8 ही दिन में दवाई डालना है। आप ये गलती नहीं कर सकते आपने संडे चूज कर लिए, मंडे चूज कर लिए कि हमने संडे को डाले या मंडे को डाले हैं, तो आपको उसी दिन ही दवाई डालना पड़ेगा। सही कहे आपने, ये हाँ सभी किसान भाइयों बहनों को सीखना चाहिए आपसे। जी जी बिल्कुल, आप लेट नहीं कर सकते दवाइयों में। जैसे 05234 आती है वो फल फूल के लिए है, पौधे की मतलब की जो फसल होती है उसकी चमक के लिए होती है। जैसे बोरान दवाई है वो भी चमक के लिए होती है, सेल बेरान है वो भी चमक के लिए होती है। जैसे भिंडी को अपन चमक देना, शाइनिंग देना है, जैसे मार्केट में ले गए तो जैसे अगर ये आप नहीं डालोगे तो भिंडी टेढ़ी दिखेगी, रूढ़ी दिखेगी। अच्छा, सही तो कहे, लेने तभी वाले आपकी बोलेंगे यार ये भिंडी। कैसी
खराब दिख रही भिंडी तो मजा नहीं आया। जो अपन ये दवाई डालते हैं तो क्या उसमें शाइनिंग और भिंडी सीधी रहती, टेढ़ी नहीं होती। सही कहे अर्जुन भैया, तभी आपकी भिंडी बिल्कुल चमकदार दिख रही है। अच्छा, ये जो दवाई डालने का समय कौन कौन सा रहता है, जो आपके अनुभव के आधार पे हमारे किसान भाइयों बहनों को बता दो। सर जैसे मौसम बदल का मौसम है तो आप 4 बजे से भी डाल सकते हो। अगर जैसे बहुत तेज धूप है, बहुत जैसे जैसे 35 सेल्सियस 32 सेल्सियस या 40 सेल्सियस में गर्मी है, तो आपको तो दिन ढलने के बाद ही डालना पड़ेगा। अच्छा, ताकि ठंडक में, और पानी मतलब ड्रिप से चलते ही रहना। जब आप दवाइयाँ डाल रहे हैं तो पानी चलता रहे पर्याप्त। जो थ्रप्स रहती हैं, अगर पानी कम है, मतलब कि आपके पास पानी कम है, थ्रप्स से मतलब और आपका पत्ता सूख जाएगी। पानी मतलब इतना आप दे दो कि जितने में भिंडी लगी है, मतलब 3 फीट में अगर भिंडी भी है, 2.5 फीट में भी ड्रिप डाल देते हैं, 3 में भी डाल देते हैं, और दो बीज लगाना चाहिए। तो ये मतलब सभी किसान भाइयों बहनों को ध्यान रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और बताइए, जैसे इसकी जो भिंडी लगभग आपके कितने दिन की हो गई है, और इसकी निंदाई गुड़ाई कब कब किए थे आपने? सर वो तो जमीन बता देती है। जैसे कचड़ा अपना आ गया ऊपर, जैसे अपन बीजी सब रेडी हो गया, उग गया, कचड़ा भी आ गया, तो इसमें क्या होता है, गुड़ाई हो जाती है खुरपी से। और मतलब अब तो मतलब मार्केट में बहुत सारी खुरपियां मिलने लगी हैं दूसरी टाइप से, तो उनसे गुड़ाई हो जाती है। मतलब कि मिट्टी अपन ने, जैसे पौधा अपना बड़ा हो गया तो 8 साइड में गुड़ाई भी होती जाती है, और मिट्टी भी मतलब चढ़ाना पड़ता है। तो क्या झाड़ों में जो मिट्टी चढ़ती है तो मतलब झाड़ भी मजबूत रहता है, क्योंकि ऊपर मिट्टी ऐसे लगाते जाते हैं, जैसे लगता है ना कि घार बना रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऐसा होता है, सीधे वो घार बनती चली जाती है। लेबरों को आप बता दो कि ऐसे ऐसी मिट्टी चढ़ाना है, तो वो सब चढ़ाती जाती हैं। और प्लस मैं तो कहता हूँ जितने भी किसान भाई जो भी हों, कि आप तो ड्रप से ना 19 चलाएं, ना यूरिया चलाएं, ना DAP चलाएं। अच्छा, हो सके तो हाथ से ही रखवाएं। ऐसा है। जैसे झाड़ है, झाड़ के ऊपर तो कभी यूरिया DAP कोई भी खाद आप डाल रहे हैं वो किनारे पे नहीं, जहाँ पानी आपका टपक रहा है, जैसे झाड़ उसकी सट से है, तो उनसे दूरी पे ही डलवाएं। क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर यूरिया DAP अपन डलवाएंगे, झाड़ जल जाता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों बहनों को। अच्छा, ये बहुत अच्छी जानकारी दी अर्जुन भैया आपने भिंडी की फसल पे। और चलते चलते हमारे किसान भाइयों बहनों से और क्या कहना चाहेंगे, ताकि वो आपसे अनुभव से सीखें? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, खासकर विशेष प्लस पानी का, प्लस दवाइयों का, प्लस मौसम का। आप दवाइयाँ डाल रहे हो, जैसे अभी मौसम ठंडक है तो आप 4 बजे से दवाइयाँ डाल सकते हैं। अगर 40 सेल्सियस 35 सेल्सियस में गर्मी है तो आप दिन ढलने की ही बात दवाइयाँ डालिए। और फसल जैसे भिंडी तोड़ने का अगर आप बात करें तो आपको सुबह ही भिंडी तोड़वाना, 6 बजे से चालू करवा दें। आपका मार्केट, जैसे आप मंडी ले जा रहे हो, अगर आपके कोई ग्राहक नहीं है लेने वाले, मतलब 11-10 बजे तक, तो अगर जैसे आपको शाम को ही भिंडी तोड़वा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी अर्जुन भैया आपने। जी। हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए इतना अमूल्य समय निकाला, और आकाशवाणी केंद्र के लिए इतना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद सर आपका भी। सभी किसान भाइयों को जय राम जी की जय। जय जोहार, जय किसान, जय जवान। किसान भाइयों, अभी मेहमान क्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे ग्राम मेहता, तहसील घनसोर, जिला सिवनी के युवा प्रगतिशील किसान अर्जुन वर्मन से भिंडी और लौकी की फसल पर शिव भैया की बातचीत। और आइए जुड़ते हैं हम हमारी आज की चर्चा से, गर्मियों में बढ़ते तापमान से पशु शेड में प्रबंधन। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम अप्रैल से जून तक अपने चरम पर होता है। इस दौरान तापमान कई राज्यों में 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इंसानों की तरह पशुओं पर भी इस भीषण गर्मी का गहरा असर पड़ता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी और अन्य पशु पक्षी इस तपती धूप में बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में पशुपालकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने पशुओं को उचित छाया और ठंडा वातावरण प्रदान करें। किसान भाइयों, पिछले कुछ दशकों में वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे गर्मियों में और भी अधिक गर्मी पड़ती है। ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। किसान भाइयों, शहरीकरण और वनों की कटाई, पेड़ पौधों की कमी और कंक्रीट के जंगलों ने हीट हाईलैंड प्रभाव पैदा किया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गर्मी का स्तर बढ़ा है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में मैदानी भूभाग होने के कारण गर्म हवाएं लू तेज गति से चलती हैं, जो तापमान को और बढ़ा देती हैं।
किसान भाइयों, पशुओं पर गर्मी का प्रभाव की बात करें तो शारीरिक प्रभाव में हीट स्ट्रेस यानी कि ताप तनाव, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। दूध उत्पादन में कमी, गाय भैंस में 20 से 30% तक दूध उत्पादन घट सकता है। भूख न लगना, पशु चारा कम खाते हैं जिससे कमजोरी आती है। साथ ही प्रजनन क्षमता में कमी आती है। मादा पशुओं में गर्भधारण की दर घट जाती है और श्वास संबंधी समस्याएं भी होती है। मुर्गियों और छोटे पशुओं में सांस फूलना आम हो जाता है। मृत्यु दर में वृद्धि, अत्यधिक गर्मी से पशुओं की मौत भी हो सकती है। और अब बात करते हैं कि पशु शेड में तापमान कैसे नियंत्रित करें। सबसे पहले तो शेड का सही निर्माण करें, दिशा और स्थान का चयन सही करें। बिल्कुल सही कहा सपना बहन। शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनाएं ताकि सूर्य की सीधी किरणें कम से कम पड़े। शेड के आसपास घने पेड़ लगाएं जैसे नीम, पीपल, बरगद। ये प्राकृतिक छाया प्रदान करते हैं। बिल्कुल। शेड की छत बनाने के लिए किसान भाइयों एस्बेस्टस या टिन की छत से बचें। ये गर्मी को अवशोषित करके शेड को और गर्म कर देती है। थैच, फूस या पुआल की छत सबसे अच्छी रहती है। यह प्राकृतिक रूप से ठंडी रहती है। अगर पक्की छत हो तो उस पर सफ़ेद रंग का चूना पोते या थर्मल इंसुलेशन सीट लगाएं। छत की ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फीट रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। किसान भाइयों, शेड के वेंटिलेशन यानी हवा का प्रभाव का ध्यान रखें। शेड की दोनों दीवारें में जालीदार खिड़कियां बनाएं। रिज वेंट छत के शीर्ष पर खुलाव रखें और गर्म हवा ऊपर से निकल सके। शेड की दीवारें बहुत ऊंची ना हो जिससे क्रॉस वेंटिलेशन मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, पानी की व्यवस्था। गर्मियों में पशुओं को सामान्य से 50% अधिक पानी की ज़रूरत होती है। ठंडे पानी की व्यवस्था रखें। पानी की टंकी को छांव में रखें या उस पर गीला बोरा ढाकें। फॉगर या स्प्रिंकलर सिस्टम, शेड में पानी की बौछार करने वाले उपकरण लगाएं। ये तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार नहलाएं या उन पर पानी डालें। इलेक्ट्रोलाइटिस यानी कि नमक, गुड़, पानी का मिश्रण पिलाएं ताकि पशुओं के शरीर में नमक की कमी ना हो। साथ ही पंखे और कूलिंग उपकरण की व्यवस्था अच्छी रखें। शेड में बड़े पंखे लगाएं जो हवा को सर्कुलेट करें। एक दीवार पर कूलिंग पैड और दूसरी तरफ पंखे लगाएं। ये इवेपोरेट कूलिंग सिस्टम बनाता है जिसमें महीन पानी की धुंध बनाने वाले उपकरण तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक कमी ला सकते हैं। इसके साथ ही शेड के चारों ओर नीम, पीपल, जामुन, अमलतास जैसे घने पेड़ लगाएं। बाहरी छप्पर या शेड नेट लगाएं। ये 30 से 40% तक सौर तापमान को रोकते हैं। शेड के आसपास की जमीन घास उगाएं जो जमीन को ठंडा रखती है। गर्मियों में पशुओं को हरा चारा जैसे लोबिया, मक्का, ज्वार अधिक ना दें। भारी आहार पशुओं को शाम को दें। दोपहर को कम विटामिन ई और सेलेनियम युक्त आहार दें जो हीट स्ट्रेस लड़ने में मदद करता है। अनाज की मात्रा कम करें क्योंकि पाचन में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दैनिक दिनचर्या में बदलाव करें। सुबह 5 से 8 बजे के बीच चराई या बाहर जाने दें। 8 से 11 बजे करीब पानी पिलाएं, नहलाएं। दोपहर 11 से 4 बजे शेड में आराम, पंखा चलाएं और शाम को 4 से 7 बजे फिर चराई या बाहर जाने दें। मुर्गी पालन करने वाले किसान भाइयों के लिए मुर्गी शेड में शेड नेट जरूर लगाएं। पीने के पानी में बर्फ मिलाएं या पानी बार बार बदलते रहें जिससे उसका घनत्व कम करें। सरकारी सहायता में और योजनाएं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशु शेड निर्माण पर सब्सिडी मिलती है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड से पशुपालन के लिए ऋण लिया जा सकता है। राज्य सरकार गर्मियों में भी पशु शिविर राहत लगाती है। बस तो यही थी हमारी आज की चर्चा और अब वक्त हो चला है हमारे किसान भाई बहनों से विदा लेने का। तो कहते हैं सपना बहन और शिव भैया की राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।